नमस्कार, मैं प्रवीण और आप देख रहे हैं पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि गांधी परिवार का मजाक उड़ाते हुए और ताजमहल पर कटाक्ष करते हुए कवि कुमार विश्वास ने ऐसा क्या बोला बीजेपी नेताओं के दरबार में। बीजेपी नेताओं की तारीफ करते हुए और गांधी की विरासत को बीजेपी के ज्यादा नजदीक बताते हुए कुमार विश्वास ने ऐसी बात बोल दी जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है। ताजमहल पर भी कटाक्ष किया तो कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कुमार विश्वास को उन्हीं के अंदाज में जवाब दिया है। पहले कुमार विश्वास की बकवास आपको सुनाते हैं कि कुमार विश्वास ने बोला क्या। कुमार विश्वास एक ऐसे चेहरे रहे हैं जिन्हें हम जैसे लोग लंबे समय तक पसंद करते आए हैं। कई बार वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान की धज्जियां उड़ाते आए हैं। गांधी जी को लेकर, पंडित नेहरू को लेकर उन्होंने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञानियों की आंखें खोलने की कोशिश की है कि नेहरू कितनी महान शख्सियत थे। कई उनके बयान बहुत वायरल हुए, लेकिन क्या अब उनके विचार बदल गए? अब गांधी परिवार का मजाक उड़ाते हुए क्या बोलते हैं? और क्या कुमार विश्वास जैसे बुद्धिजीवी के विचार इतने हल्के हो सकते हैं? क्या विचारों की गहराई इतनी कम हो सकती है कि सरदार पटेल बीजेपी के हो सकते हैं? कुमार विश्वास ने मान लिया है कि सरदार पटेल को बीजेपी उठाकर ले आई है, तो क्या सरदार पटेल बीजेपी के हो गए? क्या आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा के सरदार पटेल कभी भी हो सकते हैं, चाहे आप कितनी भी मूर्तियां बना दो? क्या ऐसा हो सकता है? लेकिन कुमार विश्वास क्या कहते हैं गांधी और सरदार पटेल को लेकर? कुमार विश्वास बीजेपी नेताओं के सामने कहते हैं, बीजेपी नेताओं का नाम लेकर कहते हैं। वहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे और भी बीजेपी के कई मंत्री, विधायक, सांसद मौजूद थे। तो क्या कहते कुमार विश्वास? ये लोग तो इतने तेज है कि कांग्रेस कार्यालय के बाहर उनका एक पुरखा बिठा रखा था सरदार पटेल, उसे उठा लाए। हमसे बोले कि पटेल तो हमारा था। हमने कहा तुमने तो बोला ही नहीं, तुम तो अपने नाना जी, पापा जी, मम्मी जी, चाची जी में ही लगे रहे। पटेल बाहर बैठे थे तो उठाकर ले गए। मैं तो इनसे कहता हूं गांधी जी को भी ले लो। गांधी जी स्वदेशी भी कह रहे हैं, गांधी जी आयुर्वेद भी कह रहे हैं, गांधी जी गीता भी पढ़ रहे हैं, गांधी जी खादी भी पहन रहे हैं। सारा काम तो वही कर रहे हैं जो आप लोग कहते हो, सारा कुछ है। और वहां कोई पूछ भी नहीं रहा। उनके पास तो अपने ही 3 फर्जी गांधी बहुत है, तो असली उठा लो, उसमें क्या है? तो गांधी को भी उठाने की सलाह देते हैं कुमार विश्वास। पीएम मोदी तो गांधी जी के सामने सिर झुकाते हैं, दावा करते कि गांधी अब उन्हीं का है। तो अब आखिरकार बाकी क्या रह गया प्रतीक के तौर पर? लेकिन गांधी के विचारों का क्या? कुमार विश्वास, आपने कैसे सोच लिया कि गांधी की विचारधारा बीजेपी के ज्यादा नजदीक है? गांधी जी के रास्ते पर कौन चल रहा है? क्या गांधी जी कहते हैं कि दूसरे के त्योहारों में जाकर गुंडागर्दी करो? क्या गांधी जी कहते हैं कि राजनीति के नाम पर हिंदू मुसलमान करो? क्या यह गांधी की विचारधारा है? वो महात्मा गांधी जो हिंदू मुसलमान दंगे रोकने के लिए अनशन पर बैठ गए थे। क्या बीजेपी की विचारधारा, बीजेपी के वोट मांगने का तरीका, बीजेपी की राजनीति करने का तरीका, बुलडोजर वाला जो फॉर्मूला आ गया है, क्या वो गांधी जी की विचारधारा के करीब है? आप इतनी हल्की बात कैसे कर सकते हैं? किसी की मूर्तियां बना देना, दिखाने को सिर झुका देना, क्या इससे ही लोग उनके हो जाते हैं या विचारों से होते हैं? महापुरुषों के विचार ही विरासत तय करते हैं। महात्मा गांधी और सरदार पटेल धर्मनिरपेक्षता की बात करते थे, और जिन सरदार पटेल का आपने ऐलान कर दिया कि भैया वो तो पुरखे थे, उनको उठा ले गए बीजेपी वाले, तो क्या सरदार पटेल को उठा लाई है बीजेपी? और क्या कभी उठा सकती है? सरदार पटेल की आरएसएस के बारे में विचार क्या थे? या तो पीएम मोदी सरदार पटेल को मान सकते हैं या आरएसएस को मान सकते हैं। दोनों का एक साथ नहीं हुआ जा सकता, क्योंकि आरएसएस के बारे में बिल्कुल आर पार वाली लाइन थी सरदार पटेल की। क्या कहा था सरदार पटेल ने? एक बार बैन भी लगाया था। और क्या कहा था सरदार पटेल ने आरएसएस को लेकर? 11 सितंबर 1948 को एमएस गोलवलकर को लिखे अपने ऐतिहासिक पत्र में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या लिखा था आरएसएस को लेकर? उन्होंने कहा था कि देश में सक्रिय नफरत और हिंसा की शक्तियों को, जो देश की आजादी को खतरे में डालने का काम कर रही हैं, जड़ से उखाड़ने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को गैर कानूनी घोषित करने का फैसला किया है। संघ की गतिविधियों से प्रभावित और प्रेरित हिंसक पंथ ने कई लोगों को अपना शिकार बनाया है। उन्होंने महात्मा गांधी जी, जिनका जीवन सादगी और अहिंसा का प्रतीक था, को अपना सबसे बड़ा शिकार बनाया है। इस परिस्थिति में सरकार इस जिम्मेदारी से बंधी हुई है कि वो हिंसा को फिर से इतने जहरीले रूप में प्रकट होने से रोके। इसी दिशा में पहले कदम के तौर पर सरकार ने संघ को एक गैर कानूनी संगठन घोषित करने का फैसला किया। तो सरदार पटेल ने आरएसएस पर बैन लगाते हुए यह चिट्ठी लिखी थी। जो सरदार पटेल आरएसएस को इतना खतरनाक मानते थे, आज कुमार विश्वास कहते कि भैया उनके पुरखे को बीजेपी वाले उठाकर ले गए। तो क्या विचारों को कोई उठाकर ले जा सकता है?
ऊंची प्रतिमाएं बनाने से कोई किसी का पुरखा नहीं हो जाता, विचारों से होता है। अगर सरदार पटेल के रास्ते पर बीजेपी चलती, महात्मा गांधी के दिखाए रास्ते पर बीजेपी चलती, तब समझ आता। जिस दौर में क्रिसमस पर कितनी सारी ऐसी घटनाएं हुई कि देश को शर्मसार कर दिया, उस पर बोलने की बजाय कुमार विश्वास बीजेपी नेताओं के सामने उनकी तारीफ किए जा रहे हैं कि गांधी तो आपके ज्यादा करीब हैं। क्या कुमार विश्वास को वर्तमान दौर में जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं और उसमें बीजेपी का क्या रोल है, ये दिखाई नहीं देता? यही कुमार विश्वास कुछ दिन पहले जब बीजेपी के खिलाफ राजनीति किया करते थे, तब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की धज्जियां उड़ाया करते थे, नेहरू की कितनी तारीफ किया करते थे। आज कहते हैं कि भैया नानी, चाचा, ताऊ, इन्हीं सब में रह गया गांधी परिवार, तो बीजेपी वाले उठा कर ले गए। तो इतनी हल्की बात कुमार विश्वास करेंगे, इस बात की उम्मीद नहीं थी। हम जैसे बहुत सारे लोग कुमार विश्वास को पसंद करते आए हैं, लेकिन आज क्या हालात आ गए हैं। राम मंदिर की आपको तारीफ करनी है कि बहुत सारे आस्था रखने वाले लोग, करोड़ों लोग राम मंदिर जाते, अच्छी बात है, हर किसी की आस्था का देश में सम्मान है। लेकिन राम मंदिर की तुलना ताजमहल से करना, क्या इतनी नकारात्मकता होनी चाहिए? एक तरफ सोशल मीडिया पर विराट कोहली का वीडियो दिखाते हुए सकारात्मकता की बात करते हैं कुमार विश्वास, फिर इतने नकारात्मक हो जाते हैं कि राम मंदिर की उपलब्धि बताने के लिए, राम मंदिर में कितने लोग आते हैं ये जताने के लिए आगरा का उदाहरण देना पड़ता है। ताजमहल से आखिरकार इतनी चिढ़ क्यों? क्या बोला कुमार विश्वास ने? आगरा में कब्रिस्तान देखने की बजाय युवा बड़ी मात्रा में अयोध्या जा रहे हैं, यह कुमार विश्वास ने बयान दिया। तो यहां पर क्या ताजमहल पर कटाक्ष करना जरूरी था? यह होती है नकारात्मक सोच कि एक लकीर को छोटा दिखाना है, तभी दूसरी लकीर क्या बड़ी हो पाएगी। ताजमहल अपनी जगह है, राम मंदिर अपनी जगह है। कुमार विश्वास ने जब ताजमहल का मजाक उड़ाया तो इमरान प्रतापगढ़ी ने क्या जवाब दिया है? इमरान प्रतापगढ़ी ने कटाक्ष करते हुए कहा, ताजमहल बोल रहा है जब नाम तेरा आए तो इठलाते भी हो तुम, और हद है कि तारीख को झुठलाते भी हो तुम। दुनिया से कोई आए तो लाकर मेरे दर पर मुझको ही बड़ी शान से दिखलाते भी हो तुम। तो ताजमहल क्या कहता है? इशारों में कुमार विश्वास को सुनाते हुए क्या कहते इमरान प्रतापगढ़ी, जरा सुनिए। ताजमहल कह रहा है, किससे कह रहा है आपको पता है? पता है ना? पता है कि जब नाम मेरा आए तो इठलाते भी हो तुम, जब नाम मेरा आए तो इठलाते भी हो तुम, और हद है कि तारीख को झुठलाते भी हो तुम। अगले दो मिसरे फिर पुकारते हैं आपको कि जब नाम मेरा आए तो इठलाते भी हो तुम, जब नाम मेरा आए तो इठलाते भी हो तुम, और हद है कि तारीख को झुठलाते भी हो तुम। दुनिया से कोई आए तो लाकर मेरे दर पर, कि जब नाम मेरा आए तो इठलाते भी हो तुम, और हद है कि तारीख को झुठलाते भी हो तुम। दुनिया से कोई आए तो लाकर मेरे दर पर, दुनिया से कोई आए तो लाकर मेरे दर पर, मुझको ही बड़ी शान से दिखलाते भी हो तुम। दुनिया से कोई आए तो लाकर मेरे दर पर, मुझको ही बड़ी शान से दिखलाते भी हो तुम। ये मान लो, ये मान लो, ये मान लो, इस मुल्क का मैं आज हूँ कल हूँ। मैं ताजमहल, ताजमहल, ताजमहल हूँ, मैं ताजमहल हूँ। तो कांग्रेस सांसद और कवि इमरान प्रतापगढ़ी उन्हीं के अंदाज में कुमार विश्वास को बताते हैं कि ताजमहल की क्या अहमियत है। जब दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष आते हैं तो यही मोदी सरकार उन्हें ताजमहल भी लेकर जाती है। राष्ट्रपति ट्रंप ताजमहल गए थे, बड़ी शान से बीजेपी के नेताओं ने भी फोटो शेयर किए, मेहमान नवाजी किए, और भी कई राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति आते हैं तो ताजमहल जरूर आते हैं। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरह बीजेपी नेताओं के दरबार में कवि कुमार विश्वास ने गांधी परिवार पर तंज कसे और ताजमहल पर कटाक्ष किया, उसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।